आचरण की सभ्यता। लेखक सरदार पूरण सिंह। परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार ही आचरण का पैमाना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो वह दूसरों को प्रभावित अवश्य करता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपने मुख से कुछ भी नहीं कहता तो भी उसके चुप रहने से, उसके आचरण से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है और नए नए विचार आते हैं। आचरण से हमारा व्यवहार प्रभावित होता है तो व्यवहार से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। अच्छे व्यवहार तथा अच्छे आचरण से अद्भुत असीम सुख मिलता है और आनंद की अनुभूति भी होती है। आचरण से ही मानव जीवन सार्थक होता है। इन्हीं से मानवता को जन्म मिलता है। और अगर व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो वह समाज में सभ्य कहलाता है, और वहीं पर व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं होता तब वह असभ्य कहलाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरों के प्रति व्यवहार करता है वही उसका आचरण कहलाता है, वही उसका आचरण होता है। और आचरण से अभिप्राय उस क्रियाकलाप और मनोवृत्ति से है जो हम अपने प्रति अपनाते हैं। हम चाहते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ आचरण करे वही आचरण हमें करना चाहिए। वही सभ्य व्यक्ति के आचरण कहलाते हैं, वही आचरण की सभ्यता होती है। आचरण की सभ्यता। आचरण व्यक्तिपरक होता है, अर्थात किसी का अच्छा आचरण हो सकता है तो किसी का बुरा। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को सदाचारी कहते हैं। वह यश प्राप्त करता है, अच्छा नाम कमाता है। इसके विपरीत बुरे आचरण वाला व्यक्ति कदाचारी कहलाता है। दूसरों से उसे सम्मान नहीं मिलता क्योंकि उसका आचरण सभ्य नहीं है। अच्छा आचरण का मतलब है कि मानवीय गुणों जैसे दया, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, उदारता मतलब किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहना आदि। इसी तरह एक शब्द है सभ्यता। इस शब्द को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सभ्य व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपने से पहले किए गए खोज, आविष्कार आदि का लाभ उठाता है एवं अपनी गुणवत्ता में सुधार करता है, नई नई चीजें सीखता है और निरंतर अपनी गलतियों को सुधारता रहता है। और यही बात आचरण में आती है कि समय के साथ मानवीय गुणों को बढ़ाते और परिवर्तन करते रहना। अब हम देखते हैं कि आचरण की सभ्यता की आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता इसलिए और इस प्रकार है कि आचरण और सभ्यता का गहरा संबंध है। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति अच्छा कार्य करता है और सभ्य कहलाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का सभ्य आचरण अपने आप बिना कहे उसका परिचय देता रहता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, इसलिए लेखक ने इसे मौन कहा है। आचरणशील व्यक्ति के समक्ष ऐश्वर्य वैभव से संपन्न व्यक्ति भी कभी कभी छोटा दिखता है। इसके लिए लेखक ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे लेखक ने एक गरीब किसान और शिकारी राजा की कहानी बताई कि गरीब किसान का आचरण इतना महान है कि वह संकट में पड़े व्यक्ति की स्थिति को समझकर उसकी सहायता करता है, आदर पूर्वक उसे अंदर बुलाता है, भोजन कराता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी उसके साथ भोजन करके उसका संकोच दूर करता है, उसे ठंड से बचाने के लिए कंबल देता है और स्वयं वैसे ही सो जाता है। जबकि वह किसान नहीं जानता कि व्यक्ति राजा है, धनी है, अर्थात वह सबके साथ सभ्य व्यवहार करता है। इसीलिए गरीब किसान बड़ा व्यक्ति है और राजा उसके सामने छोटा लगता है। आचरण की सभ्यता का कोई स्वार्थ नहीं होता, वे सबके साथ सब व्यवहार करते हैं। आचरण का विकास होने पर जीवन का विकास अपने आप होने लगता है। जो आचरण का विकास नहीं करते
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को केवल अपने व्यवहार के कारण ही अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आचरण की सभ्यता का हमारे जीवन में महत्व क्या है। आज आचरण की कमी हो गई है। लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने के लिए मर्यादा, नैतिक, सामाजिक मूल्यों की किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं। उनकी वाणी की कोई कीमत नहीं होती। वे अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनका पालन नहीं करते, जिसका मतलब है कि आचरण की सभ्यता नहीं होने के कारण शब्दों, भाषणों से अपनी सभ्यता बताना पड़ती है, क्योंकि वे जो कहते हैं वे सब कुछ झूठ होता है और ऐसे लोग गलत संदेश देते हैं, सभ्यता का नाटक करते हैं। लोग छल प्रपंच में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। ऐसे लोगों का पता दूसरों को चलता है तब तक लाखों लोगों के जीवन बर्बाद हो चुके होते हैं। आचरण का महत्व को बताने के लिए लेखक ने अन्य उदाहरण एक ब्राह्मण का दिया है कि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी भी जाति की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, किसी भी देश की हो, वह ब्राह्मण अपने आप की चिंता न करके गंगा में कूद जाए, चाहे फिर उसके प्राण यह काम करने में बचे या न बचे, वह इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य है किसी संकट में पड़े व्यक्ति को बचाने की। तो इस कार्य के प्रेरक आचरण की भाषा मौन है। यह आचरण हर देश में, हर जाति में और किसी भी काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, उदारता का आचरण, दया का आचरण और पशु और मनुष्य जगत भर के सभी सभ्य आचरण करते हैं। सुंदर आचरण सुंदर देह से अच्छा है। मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह अधिक उच्च कोटि का आनंद भी प्रदान करता है। वह सभी कलाओं से श्रेष्ठ कला है। हम इस कला को आत्मसात करने का प्रयत्न करें, लेकिन सभ्य आचरण के निर्माण में एक मनुष्य के जीवन में और एक जाति के जीवन में पवित्रता और अपवित्रता भी जीवन के आचरण को बहुत अच्छी तरह बनाती है। जैसे लेखक ने उदाहरण दिया है कि यदि मेरी मैडलिन वैश्या न होती तो कौन उसे ईसा के पास ले जाता और ईसा की मौन व्याख्यान के प्रभाव से किस तरह वह पूजनीय माता बनती। ध्रुव की सौतेली माता अपनी कठोरता से ही ध्रुव को अटल बनाने में वैसी ही सहायक नहीं हुई जैसी कि स्वयं ध्रुव की माता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब पवित्रता के साथ अपवित्र विचार आ जाते हैं तो जीत पवित्रता की ही होती है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रोक देने के लिए कई प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्रता और अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्रता और अपवित्रता, मतलब दोनों में प्रतियोगिता चलती रहती है। यह तो व्यक्ति का विवेक है कि वह किसे चुने, अपवित्रता में से पवित्रता या पवित्रता में से अपवित्रता, और अपना आचरण सुधारे, विकास करे। संसार की हर सुंदरता में आचरण की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। सबसे चमकदार आचरण की सभ्यता होती है जिसे देखने वाला भी प्रेरित होकर अपना लेता है। माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता। मतलब लगातार अभ्यास करते रहना पड़ता है। अपने चरित्र को चमकाने का प्रयास करना ही आचरण को सभ्यता की ओर ले जाना होता है। दूसरों को देखकर अनुसरण करना ही विकसित होना है। हिमालय होना आसान नहीं है, जबकि हर कोई ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, पर मेहनत नहीं करना चाहता, और बिना मेहनत के
कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंच भी जाए तो ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। अब हम इस निबंध की विशेषता देखते हैं। वह इस प्रकार है। ऐसा नहीं है कि देश में आचरणशील लोगों की कमी है, परंतु कुछ बुरे लोगों का आतंक, डर इतना होता है कि सीधे सरल लोग खतरा नहीं उठाना चाहते, उनके खिलाफ खड़े होना नहीं चाहते, और लोगों की यह सरलता ऐसे उपद्रवियों की, आतंकवादियों के लिए संजीवनी का कार्य करते हैं, अर्थात उनका काम करना सरल होता जाता है। निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि आचरण की सभ्यता से जीवन शुरुआती समय में कठिन लग सकता है, लेकिन आदत और स्वभाव बन जाने पर सब कुछ बहुत अच्छा और आसान लगने लगता है। जैसे किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई होती है कि वह महाभयानक समय में भी अपने जहाज को नहीं छोड़ता। तब तक आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। कप्तान को यह सब कष्टदायक नहीं लगता, क्योंकि धर्म का पालन करना उसका आचरण बन जाता है। अंत में लेखक यह भी कहते हैं कि आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए सबको एक पथ नहीं बताया जा सकता है, एक ही रास्ता नहीं बताया जा सकता है। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपने ही रास्ते का निर्माण किया। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने आप ही जीवन की कुदाली की एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया, अपनी नाव अपने आप ही चलानी पड़ेगी। और इस सारगर्भित निबंध में लेखक ने अनेकों उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है कि आचरण की सभ्यता हर मनुष्य का वह अमूल्य गहना है जो मन की सुंदरता को बढ़ाता है, जिससे शरीर, चेहरा अपने आप कांतिमान, चमकदार और सुंदर बन जाता है। इस प्रकार यहाँ आचरण की सभ्यता निबंध का सारांश और विशेषता पूरी होती है। और समय के अभाव के कारण मैं विस्तार में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। इसके साथ ही अब हम प्रश्न 2 ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न नमूने के तौर पर तैयार किया गया है, जिससे आप इसका प्रारूप अच्छी तरीके से समझ सके और कोई भी प्रश्न आने पर इसी प्रारूप के अनुसरण करते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न है, जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार स्वसंदर्भ व्याख्या करने के लिए आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिन्हें आपको 3 में से 2 करना होता है और 7 अंकों के लिए 2 प्रश्न होंगे 14 मार्क्स का। तो यहाँ आप प्रारूप देख रहे हैं। प्रसंग होगा, प्रसंग में किताब का, निबंध का नाम और रचनाकार का निबंध लिखा जाएगा। संदर्भ में यह किस संदर्भ में लेखक ने वाक्य कहा है उसका संक्षिप्त परिचय एक वाक्य में दिया जाएगा। उसके बाद जो वाक्य आपको ससंदर्भ व्याख्या के लिए दिया गया है उसको पूरी तरह समझा के लिखना है। और अंत में आता है विशेषता में आप लिखेंगे कि लेखक ने क्या संदेश और सीख दी है। तो इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न पूरा होता है। और पहला प्रश्न होगा एक अंकीय प्रश्नमाला, जिस एक शब्द में उत्तर लिखने वाले प्रश्न होंगे जो 1 अंक के लिए होंगे। पूरी किताब में से 10 प्रश्न आएंगे जो 10 मार्क्स के लिए एक प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं ससंदर्भ व्याख्या। तीसरा
प्रश्न होगा 16 अंक के लिए एक प्रश्न, 2 में से एक करना होगा जिसमें आपको सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना होगा। तो इसके लिए आप वीडियो के पहले भाग की सहायता ले सकते हैं। और चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए, जो 5 अंक के लिए होगा। 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो इस प्रकार श्रेष्ठ निबंध पर आधारित जो प्रश्न आएंगे इस निबंध से, उसके बारे में मैंने संक्षिप्त चर्चा की है, जो आपके लिए अवश्य सहायक होगी। धन्यवाद।